लेकिन सुकेश, जो मैंने भूपेंद्र से और संजीव से अभी तक बात की और इन्होंने लोगों से जो बात की, उसमें मोटी तस्वीर उभर कर ये आ रही है कि हाँ, नाराजगी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं की परेशानी है, किसानी की परेशानियां हैं, लेकिन क्या दरअसल कोई विकल्प नहीं पेश कर पा रहा है? कीना फैक्टर ऑपरेट करता दिख रहा है क्या? और इसीलिए भूपेंद्र पटेल की बात नहीं हो रही, सरकार की, स्थानीय सरकार की बात नहीं हो रही, मोदी की छाप सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है। यह विकल्प नहीं पेश कर पाया विपक्ष, वो वजह दिखाई दे रही है सबसे बड़ी। सही कह रहे हैं संदीप आप। देखिए, बहुत सारी परेशानियां अलग अलग इलाकों में हैं, लेकिन गुजरात को मोदी ने गुजरात के स्पीता को मोदी ने अपनी इज्जत से जोड़ लिया है, अपने आप से जोड़ लिया है, और इसलिए मोदी सबसे बड़ा चेहरा है। और एक जो न्यू नॉर्मल आज की तारीख में हो गया है, और इसको आप टैक्टफुल कह सकते हैं, इसको बहुत क्लेवर प्लॉय कह सकते हैं कि जिस दिन वोटिंग है एक इलाके में, दूसरे इलाके में भी नरेंद्र मोदी 50 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि 16 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा। ये 15 अहमदाबाद और एक गांधीनगर की सीट होगी। तो ये साबित करता है कि नरेंद्र मोदी आज भी अपने चेहरे को आगे करके गुजरात में चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसी का नतीजा है कि अभी से देखिए, मैं तो एनालिसिस के बजाय थोड़ी भीड़ भी अगर दिखाऊं कि अभी उनके आने में 1 आध घंटे का वक्त है, लेकिन लोगों को ये बताया गया था कि 3 साढ़े 3 बजे तक नरेंद्र मोदी आ जाएंगे। यहाँ से इनकी रोड शो जो है वो शुरू होने वाली है, जो पूरे शहर में चलेगी। ये क्या दर्शाता है? देखिए, ये दर्शाता है कि जो भी एंटी इनकम्बेंसी है, देखिए 27 साल का शासन है, जो भी एंटी इनकम्बेंसी है उसको सर्व कर लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को ये मालूम है कि मेरा चेहरा चुनाव को और चुनाव के मुद्दों को भटका देता है। मेरा चेहरा आगे करने से लोग ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो देश के बड़ा प्रधान है, वो खुद आए हैं हमसे वोट मांगने, और गुजरात अगर उनको कमजोर करेगा तो देश में वो कमजोर हो जाएंगे, इसलिए अपने चेहरे को आगे कर देते हैं। और मैं जैसा बार बार कहता हूं और कई शोज में कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी सारे बॉक्सेस टिक करना जानते हैं, और इसलिए उन्होंने इस बार उन्हें मालूम है कि महिलाओं को दिक्कत है, लड़कियों को दिक्कत है, महंगाई से दिक्कत है, इसलिए महिलाओं की खूब बात की है संकल्प पत्र में, 1 लाख नौकरियों की बात की है, उन्होंने केजी टू पीजी पढ़ाई फ्री की बात की है। ये कई राज्यों में चालू है, ये अभी तक यहाँ नहीं था। पेपर लीक की बात हुई, युवा नाराज है। वो एक एस्पिरेशनल क्लास है, एक नया क्लास है जो चाहता है कि मुझे नौकरी मिले, हमारा जीवन बढ़िया हो। तो वैसे क्लास को भी एड्रेस करता हुआ उनका संकल्प पत्र दिखाई देता है। तो दूसरी तरफ वो हिंदू मुसलमान का जो एक नैरेटिव है वो भी आपको डिस्कोर्स में दिखाई देगा। विकास की बात करते हैं तो आपको चकाचौंध भी दिखाई देती है, और नई योजनाएं और तमाम चीजें सामने रखने की बात है और दिखाने की बात है, वो भी दिखाने की कोशिश है। सबसे बड़ा कृष्ण का मंदिर, राम मंदिर की बात हो रही है। मैं 2-3 सभाओं में गया अमित शाह के, तो वो मंच से ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और आज मैं आपको तारीख बता देता हूं, 1 जनवरी 2024 का टिकट कटा लीजिए, अयोध्या में दर्शन शुरू हो जाएंगे, और फिर ऐसे में ही कृष्ण की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने की बात हो रही है। तो ये तमाम जो सारे बॉक्सेस में टिक करने की बात, ये बॉक्सेस टिक करने की जो आप बात कह रहे हैं सुकेश, घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में जो रेवड़ियों की बात है, नौकरियां देने की बात, हम छात्राओं को, बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने की बात, ये घोषणा पत्र में ज्यादा है। लेकिन चुनावी रैलियों में फिर इन बॉक्सेस को टिक करने के चक्कर में पुराने मुद्दे वो ज्यादा हावी होते क्यों दिखे हैं? पिछले 4-5 दिनों में, 1 हफ्ते की भी मैं बात करूं तो उसमें आतंकवाद भी आ गया, उसमें 2002 का दंगा भी आ गया, और आज प्रधानमंत्री मोदी फिर से भगवान राम को भी इन्वोक करते दिखाई दिए। जो महंगाई, बेरोजगारी और परेशानियां हैं उसके हल की बात नहीं सुनाई दे रही, फिर भी लोग इन बातों को हाथों हाथ लेते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, आपने ठीक कहा कि ये मुद्दे प्रोमिनेंस में दिखाई नहीं दे रहे हैं।
प्रोमिनेंस में उन मुद्दों को, आगे उन मुद्दों को किया जा रहा है जो नैरेटिव सेट कर सकते हैं, जो पॉलिटिकली फेचिंग होते हैं। इसलिए उन मुद्दों को टिक किया जा रहा है, उन मुद्दों को उठाया जा रहा है। और वो उसके अलावा जो आज नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जितना मुझ पे कीचड़ फेंकोगे कमल उतना ही खिलेगा, तो अपने ऊपर सारे चुनाव को ले लेना और इस चुनाव को एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तब्दील कर देना। जो नरेंद्र मोदी की खूबसूरती है, उनकी ताकत है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके सामने दूसरा कोई नहीं है। तो स्टेट लीडरशिप कोई ऐसी पार्टी सामने रख नहीं पा रही है जो नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाए, और मुद्दों को ओवरशैडो कर देना और आम लोगों के बीच वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो है उसको सामने रख देना, ये पॉलिटिकली फेचिंग होता है। और इसीलिए ये जानबूझकर ये कोशिश की जाती है कि ये मुद्दे ही डिस्कोर्स में रहे। 27 साल का लेखा जोखा देना वो मुश्किल होता है। 27 साल की कोई भी सरकार, आप अगर इस बार बीजेपी जीत कर आती है तो वो लेफ्ट के सबसे लंबे सरकार कॉन्टिन्यूटी में जो चली उसकी बराबरी करेगी। तो ऐसे में आप कितना भी अच्छा शासन करें, लेकिन 27 साल के शासन का की अपनी एक एंटी इनकम्बेंसी होगी, और इसलिए वो उस डिस्कोर्स में फंसना नहीं चाहते हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना ये बीजेपी की एक नई ताकत है, नरेंद्र मोदी की एक नई ताकत है। वो अपनी ताकत पे खेलना चाहते हैं और इसलिए ये आप ये रोड शो देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी का अपने ही गुजरात में 50 किलोमीटर का रोड शो, और वैसे इलाके में जो उनका मजबूत गढ़ किला माना जाता है, वहाँ अगर वो 50 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं तो आप समझिए कि वो मालूम है उन्हें कि हमें ये करना जरूरी है, हम ये करेंगे। वो लाइटली नहीं लेना चाहते, तो दे डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। उन्हें मालूम है कि दिक्कत हो सकती है, पॉकेट्स में दिक्कत होगी। उन्हें आशंका इस बात की भी हो सकती है कि आम आदमी पार्टी आर दे ईटिंग इनटू द वोट्स ऑफ बीजेपी, ये एक अंदेशा हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हैं, वो माइन्यूटली खुद देख रहे हैं चीजों को। और इसीलिए आपने आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया सुकेश, जो संजीव बता रहे थे सूरत से, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि सूरत इस इलाके में, वो अभी हम दक्षिण की और शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस गौण होती दिख रही है। विकल्प के तौर पर बात हो रही है तो वो आम आदमी पार्टी की। सौराष्ट्र से भी जो आपके पास खबरें आ रही हैं, सौराष्ट्र में भी क्या आम आदमी पार्टी का दखल दिख रहा है, या कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी ज्यादा होता दिख रहा है? बाकी सामान्यता अब ये लड़ाई क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो गई? जो पोलिंग वाले इलाके में है वो बेहतर बता सकते हैं, यहाँ तो पोलिंग नहीं है, लेकिन पॉकेट्स में आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है, उससे वोट्स मिल रहे हैं। वो सीट्स में कन्वर्ट होगा नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपको ये मालूम है। और अगर आप अलग अलग इलाकों में बात करें, जो हमारे लोकल संवाददाता हैं, तो उनका भी कहना है और हमारा पुराना एक्सपीरियंस ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी का एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है। डेमोग्राफिकली अगर आप देखेंगे संदीप, तो अर्थमेटिक जो है वो कांग्रेस के पक्ष में होता है, लेकिन पॉलिटिकल केमिस्ट्री ऐसी है, और खासतौर पे 2002 के बाद से, कि वो बीजेपी को एक डिसाइसिव एज देती है। आप ओबीसी देख ले, एक आदिवासियों का देख ले, आदिवासी आज भी उनकी पहली प्रेफरेंस बताई जाती है कि कांग्रेस है। ओबीसी उनका वोटर हुआ करता था। तो ऐसे तमाम वर्ग जो कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, वो धीरे धीरे बीजेपी में शिफ्ट होना, या बीजेपी ने उनको अल्योर करने की कोशिश की है, कुछ अपने काम से, कुछ एक बड़ा एक ऐसा नैरेटिव सेट किया है जिसमें वो हिंदू के तौर पे देखे जाते हैं, इसलिए वो साथ आ गए हैं। डेमोग्राफिकली देखें तो कांग्रेस के वोट बैंक ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ने अब उसमें सेंध लगा ली है। लेकिन कांग्रेस के हर पॉकेट में वोट अपने हैं, इसलिए ये कहना कि कांग्रेस सीन से आउट है, ये लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तब्दील हो गई है, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन कुछ पॉकेट्स में आम आदमी पार्टी ने कुछ अच्छा पॉकेट्स परफॉर्म किया। में जी, क्या बताया गया। डॉक्टर जी, अजय उपाध्याय, जगह मैंने ये देखा। आपके लिए चिंता का सबब है? कुछ इलाकों में अब बात हो रही है विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की चर्चा गौण हो रही है।